हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के बारे में। इससे पहले वाली जो आपकी वीडियो थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसमें हमने डिस्कस किया था SDLC के बारे में, इट मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में, और साथ ही साथ उसके फेजेस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, बट आज का जो वीडियो है उसी पे बेस्ड है आपका। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SDLC के मॉडल के बारे में। मॉडल का मतलब है कि जो SDLC में आपने 7 फेजेस पढ़े थे, उन 7 फेजेस को बाय मॉडल किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो मॉडल है आपका, उसका नाम है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। ये आपका SDLC का सबसे पहला और बेसिक मॉडल है। साथ ही साथ हम क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल जो है आपका, उसको लीनियर और सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि उसमें जो आपके 7 फेजेस हैं उनका काम एक लीनियर स्ट्रक्चर में चलता है, मीन्स स्टेप बाय स्टेप। इसका मतलब ये हो गया, जब तक हम पहले फेज के काम को कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक हम दूसरे फेज के काम को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है, इसमें हम किसी भी फेज को ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस मॉडल का नाम वाटरफॉल मॉडल क्यों रखा गया। इस मॉडल का नाम वाटरफॉल मॉडल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है, मीन्स इसका जो काम करने का तरीका है, वो सेम वाटरफॉल से मिलता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपके वाटरफॉल में जो आपका पानी होता है, वो चट्टान से नीचे की साइड में फ्लो करने लग जाता है, और वो पानी वापस लौटकर चट्टान पे नहीं आ सकता है, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। ठीक इसी तरीके से आपका वाटरफॉल मॉडल भी काम करता है। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, जब आप डेवलपमेंट फेज को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो अगले फेज में चला जाता है, लेकिन वापस पीछे लौटकर पिछले फेज में नहीं जा सकता है। इट मीन्स, अगर एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझें, तो जब आप फर्स्ट फेज को कंप्लीट कर लेते हो, फर्स्ट फेज से जो आपका आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट का एज अ इनपुट आप यूज करते हैं सेकंड फेज में, है ना। सेकंड फेज में अगर कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप वापस से फर्स्ट फेज पर जाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज यहाँ नहीं होती है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे जाने का ऑप्शन नहीं होता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया वाटरफॉल मॉडल। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के बारे में। जिस तरीके से SDLC में आपके 7 फेजेस होते थे, उन्हीं 7 फेजेस को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है, जिस तरीके से आपको डायग्राम में दिखाया गया है। पहला है आपका फिजिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। फिजिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर का मतलब है कि इस फेज में हम देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करने वाले हैं, वो फाइनेंशियली और टेक्निकली पॉसिबल है डेवलप करना या नहीं। इट मीन्स यहाँ पे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, साथ ही साथ टेक्निकल फिजिबिलिटी को देखा जाता है। ठीक है, सेकंड आता है आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब होता है जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करने वाले हो, अगर वो फाइनेंशियली और टेक्निकली पॉसिबल है बनाना। तो वाटरफॉल मॉडल में जब पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसके कंप्लीट होने के बाद में आपका सॉफ्टवेयर आता है सेकेंड स्टेप पे, मीन्स रिक्वायरमेंट गैदरिंग में। यहाँ पर आपका जो सॉफ्टवेयर आप बनाने वाले हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाता है और उनको एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में रेडी किया जाता है। उस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को हम कहते हैं SRS। फुल फॉर्म होती है इसकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मीन्स इसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको हम स्पेसिफाई करते हैं। इससे अगले वाला जो स्टेप होता है, वो होता है आपका डिजाइनिंग फेज। डिजाइनिंग फेज में हम लोग क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम बनाने वाले हैं उसका हम एक डिजाइन रेडी करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग। तो इसमें जो डिज़ाइन आपने रेडी कर लिया है, ठीक है, उस डिज़ाइन का कोडिंग का टाइम आ जाता है, मीन्स उसको कोडिंग की जाती है। उसके बाद आता है आपका, जब आपका सॉफ्टवेयर का कोडिंग रेडी हो जाता है, उसके बाद आती है उसकी टेस्टिंग की बारी। तो यहाँ पर टेस्टिंग स्टेप फॉलो किया जाता है और सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है। अगर सॉफ्टवेयर को आपने टेस्ट किया है, टेस्ट करने के बाद में उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉयमेंट फेज में डाल दिया जाता है। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है उसको कस्टमर को दे देना, और कस्टमर जो है अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में उसको इंस्टॉल कर लेता है। नेक्स्ट आता है आपका मेंटेनेंस फेज। तो मेंटेनेंस फेज आपका एक ऐसा फेज होता है जो हमेशा चलता रहता है, क्योंकि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें टाइम के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जाती है, मीन्स उनका अपडेशन होता जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है, उसमें क्या होता है, हम एक स्टेप पीछे नहीं जा सकते हैं। जैसा कि अगर आपके टेस्टिंग फेज है, टेस्टिंग फेज से आप इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाना चाहते हो, या फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज से आप दोबारा वापस डिजाइनिंग फेज में जाना चाहते हो, तो ये पॉसिबिलिटीज आपकी क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में नहीं होती हैं। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप कंप्लीट जब हो जाते हैं, जब हम फाइनली जो आपका फाइनल वाला स्टेप है मेंटेनेंस फेज, उस पर आ जाते हैं, अगर कोई एरर क्रिएट होता है तो दोबारा से मेंटेनेंस फेज से स्टार्ट किया जाएगा फिजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फीडबैक वाला ऑप्शन नहीं होता है, इसमें हम एक स्टेप पीछे नहीं जा सकते हैं।
जो काम हमारे पहले फेज ने हमें कंप्लीट करके दे दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना अगला फेज का काम कंप्लीट करना होता है। अब हम बात करते हैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेजेस के बारे में। तो पहला इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये एक बेसिक मॉडल होता है। सेकंड है आपका सिंपल एंड ईजी। सिंपल एंड ईजी का मतलब है कि जो आपका क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको समझना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी होता है। थर्ड आता है आपका स्मॉल प्रोजेक्ट। स्मॉल प्रोजेक्ट का मतलब है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का यूज़ हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमें कोई एक छोटा सॉफ्टवेयर बनाना होता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है, मॉडल माना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 4। नंबर 4 आपको कहता है कि सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब है अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है तो उसमें दोबारा बार बार चेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जो आपको ऊपर वाले फेज ने काम कंप्लीट करके दे दिया, उसी फेज के अकॉर्डिंग सेकंड वाले फेज पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने काम को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो आपकी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन होती है वो कांस्टेंट होती है कि पहले वाले फेज ने आपको क्या काम करके दिया है उसके अकॉर्डिंग सेकंड वाले फेज को अपने काम कंप्लीट करना है। उसको फीडबैक से कोई मतलब नहीं है कि कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती तो मुझे वापस जाकर कोई चेंजमेंट करना होगा, ऐसी कंडीशन इसके अंदर नहीं होती। तो वो सिंपली कॉन्स्टेंट तरीके से वो काम चलता रहता है। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला आता है हाई रिस्क। हाई रिस्क का मतलब है यहाँ पर अगर हम वाटरफॉल मॉडल का यूज़ कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो इसके अंदर सबसे कम यूज़र इंटरेक्शन होता है। यूज़र इंटरेक्शन का मतलब हो गया जो हमारा कस्टमर है वो बहुत ही कम इंटरेक्ट होता है पूरी टीम के साथ में। तो यहाँ पर अगर जो हमारा कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में पूरा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। सॉफ्टवेयर बनने के बाद में हम उसको दे देंगे, देने के बाद वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको बोला गया हाई रिस्क। हाई रिस्क का मतलब ये एक बार बता दिया, डेफिनेशन आपकी जो फिजिबिलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन सेक्शन रेडी हो गया, रिक्वायरमेंट्स ले ली, उसके अकॉर्डिंग ही काम चलता रहेगा। चाहे उसमें कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो वो कस्टमर की जिम्मेदारी है, उसने पहले क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम हुआ करता था कि अगर सॉफ्टवेयर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बन पाया है फिर भी उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता था कि एक बार में ही हमें सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से डेवलप करके देना है। नेक्स्ट आता है आपका नॉट गुड फॉर कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर। इट मीन्स जो आपका वाटरफॉल मॉडल है अगर हम कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर उसके साथ डेवलप करना चाहते हैं तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट आपका नो फीडबैक। नो फीडबैक का मतलब है अगर आप किसी एक फेज में एरर क्रिएट हो रहा है तो वो वापस पिछले वाले फेज में नहीं जा सकता है और ना ही यहाँ पर कोई फीडबैक उसको मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका नो एक्सपेरिमेंट। नो एक्सपेरिमेंट का मतलब है किसी भी फेज पर हम कोई नई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले फेज ने जो आउटपुट हमें दे दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है आगे, चाहकर भी हम कोई नई चीज़ यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते हैं इस वाटरफॉल मॉडल के अंदर क्योंकि ये कांस्टेंट प्रोसेस में काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका नो मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब है ना यहाँ पे समझिए कि पहला फेज अगर काम कर रहा है तो जो बाकी के फेजेस हैं आपके उन सभी को रेस्ट मोड पे रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक पहले फेज का काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक उसका आउटपुट दूसरे फेज को नहीं मिलेगा और दूसरे फेज का कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तीसरे को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मल्टीपल फेजेस एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती है। अगर एग्जाम्पल के जरिए समझें तो हमारी जो कोडिंग वाली टीम है वो काम कर रही है तब तक बाकी की टीम्स फ्री बैठी हुई हैं। और लास्ट आता है आपका 60% एफर्ट मेंटेनेंस। मीन्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप सारे फेजेस को कंप्लीट करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। लास्ट जो आपका फेज था वो था मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज पर ही सारी जो एडिटिंग होती है या फिर सारा इफेक्ट जो होता है वो सभी काम, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब बन गया, बनने के बाद में हमने यूज़र को दे दिया, कस्टमर को दे दिया, उसने यूज़ करना शुरू कर दिया, उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके बाद में सीधे वो मेंटेनेंस फेज में ही काम को चेंज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फीडबैक सिस्टम इस पूरे सिस्टम के अंदर नहीं है, पूरे मॉडल में कहीं भी फीडबैक नहीं लिया गया था कस्टमर से कि इस टाइप का आपका मॉडल बनेगा या फिर इस टाइप का आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होकर रेडी होगा। जब उसको लास्ट में सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है तब उसको चलाने के बाद में कमियां समझ में आती हैं। तो मेंटेनेंस फेज से स्टार्टिंग होती है दोबारा फिजिबिलिटी की और फिजिबिलिटी के बाद में सारे स्टेप फॉलो किए जाते हैं। इसीलिए सारा काम कहाँ डिपेंड करता है? मेंटेनेंस फेज पर। तो ये आपका सबसे बेसिक मॉडल था क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। अगले वाले जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे
इंटरैक्टिव वाटरफॉल मॉडल के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।